अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज से हम अपनी कैप 3 का जो रिवीजन सेशन है उसका आगाज़ कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश हमारी रहेगी कि हम इसको जो हमने पिछले कोई 3-4-5 महीने में कोर्स हमने कवर किया, उसको हम एफिशिएंट और स्मार्ट वे में रिवाइज़ कर सकें। तो पहले मैं रिवीजन का मतलब आपको समझा दूँ कि हमारे रिवीजन का एजेंडा रहेगा क्या। अब ज़ाहिर बात है, रिवीजन में आपको सारा सिलेबस एज़ इट इज़ जैसे पढ़ा वो पढ़ाया नहीं जा सकता। वो हमने से 100-110 घंटों में पढ़ा है, तो हम उसको 10-12-15 घंटों में इसको रिवाइज़ जिस तरह आपके ज़हन में आ सकता है उस तरह नहीं करेंगे। हमारा रिवीजन का अंदाज़ क्या होगा? एक तो सबसे पहले आज के सेशन में हम आप लोगों की थोड़ी सी घर पे होमवर्क के लिहाज से रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह चीज़ों को देखना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। और ये बातें मैंने रिपीटेडली लेक्चर के दौरान भी की हुई हैं, लेक्चर के स्टार्ट में ओरिएंटेशन में भी की थी, लेकिन ज़रा हम उसको दोबारा एक कंफर्म करेंगे, रिकैप लेंगे उनका। और मोर इम्पॉर्टेंटली आपको अगेन टेस्ट और एग्ज़ाम की टेक्निक की सिग्निफिकेंस पे तवज्जो दिलाई जाएगी थोड़ी ज़्यादा डिटेल में। और उसके बाद हम चैप्टर वाइज, जैसे हमारा अब पहला टेस्ट ड्यू है वेडनेसडे को इंशाअल्लाह, तो उसके हिसाब से मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 7 उसको मैं रिवाइज करना है। और रिवाइज करने से मुराद ये ली जाएगी कि की जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने उन चैप्टर्स में सीखे, उनकी कॉन्सेप्ट्स को हम रीकैप लें कि भाई क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर हमारी डिस्कस हुई थी। मैं फिर बोल रहा हूँ, की कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे, रिविजिट करेंगे। और हम सिर्फ उस चैप्टर के जो किताब में कॉन्सेप्ट लिखे हैं उन पे बात नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हम उनके अलावा जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए होते हैं क्लास में, डिस्कशन में हमारे सामने आए होते हैं, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो किताब में लिखी नहीं होती, सवालों के थ्रू हम सीख रहे होते हैं। तो कोशिश करेंगे हम उन टेक्निक्स को भी क्लास में रिवाइज करते रहें। और डेफिनेटली अगर आप लोगों के क्वेश्चन होंगे किसी टॉपिक से रिलेटेड तो उनको भी मैं आंसर करूंगा, ठीक है। तो रिवीजन में हमने की कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने हैं, वो कॉन्सेप्ट जो किताब में लिखे हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट जो पास पेपर में हमारे टेस्ट हुए हैं, उसमें जो की कैलकुलेशंस होंगी, उनकी कैलकुलेशंस को हम डिस्कशन में अपने जरूर शामिल करेंगे। बट वी विल नॉट बी डूइंग एनी लॉन्ग क्वेश्चन, वी विल नॉट बी डूइंग एनी इलस्ट्रेशन। सिर्फ हम टू द एक्सटेंट ऑफ रिवाइजिंग एनी कॉन्सेप्ट, अगर हमें कहीं लगेगा कि भाई ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसको विदाउट द हेल्प ऑफ डेटा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, रिवाइज करना मुश्किल है, तो वहां पे हम डेटा भी बीच में ले आया करेंगे। बट अदरवाइज इट विल बी द डिस्कशन और क्विक रीकैप इंशाअल्लाह आपको कोशिश करेंगे तमाम टॉपिक्स का मिल जाए। अच्छा, स्टार्टिंग हम करते हैं जी दोबारा अगेन एग्जाम पास रेट के रेफरेंस से। रीसेंट एग्जाम का पास रेट या लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन की थी तब आया नहीं था रिजल्ट, तो अब हम चूंकि बैठे हुए हैं जहां पे नया रिजल्ट आ चुका है, तो ये रीसेंट अटेम्प्ट का पास रेट था स्प्रिंग 25 जो आखिरी अटेम्प्ट हुई, और हमें विजिबली इसमें एक फॉल नज़र आ रहा है रीसेंट अटेम्प्ट में। और फॉल मैं फिर कहता हूं कि मेरे हिसाब से कॉस्ट का पेपर जो मैं आपको रिपीटेडली पास पेपर प्रैक्टिस के दौरान इस्टेब्लिश कराता आया हूं कि कॉस्ट के पेपर में पासिंग मार्क्स लेना कोई मुश्किल नहीं होता। पेपर बेशक थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाए, कभी आसान हो जाए, लेकिन मुश्किल पेपर में भी पासिंग मार्क्स स्कोर करना बड़ा आसान होता है। मैं अक्सर आपको बताता हूं कि जो मुश्किल पेपर में सिर्फ फ़र्क क्या आता है, एग्ज़ाम टेक्निक्स की अहमियत बढ़ जाती है। जिस बच्चे की एग्ज़ाम टेक्निक्स पे ग्रिप अच्छी है वो मुश्किल से मुश्किल पेपर भी पास कर जाता है, लेकिन जिस बच्चे की एग्ज़ाम टेक्निक्स पे ग्रिप कमज़ोर है, सेम नॉलेज के साथ एग्जाम टेक्निक्स पे ग्रिप अच्छी है, टफ पेपर भी पास होगा, लेकिन नॉलेज बेस वही है, एग्जाम टेक्निक्स पे ग्रिप जरा कमजोर है तो आसान पेपर भी फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। सो पेपर आपने याद रखना है, पास और फेलियर सिर्फ आपके 4-5 महीने की तैयारी का नतीजा नहीं होता। वो 4-5 महीने की तैयारी प्लस चलें लास्ट 24 आवर्स डाल लें एंड 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स जो एग्जाम में आप गुजारते हैं, ये इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। सो यहां पे अगर पास रेट लो है तो मैं समझता हूं शायद हो सकता है एग्जामिनेशन का पेपर थोड़ा टफ हुआ हो, लेकिन टफ पेपर हुआ तो क्या एक्सपोज हो गया बच्चा, जिस बच्चे की एग्जामिनेशन टेक्निक्स पे ग्रिप कमजोर थी वो टफ पेपर में प्रेशर में आ गया और वो यहां पे गड़बड़ कर गया। तो ओवरऑल बहरहाल हम फिर भी बात करें तो हमारा ओवरऑल पास रेट, एवरेज पास रेट स्टिल अमंग्स द टॉप 2 पेपर्स में ही है, तो इसमें इतना कुछ चैलेंज ज़्यादा है नहीं। और मेरे हिसाब से इंशाअल्लाह इस पेपर को पास करना आपको दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप चीज़ों को सही अंदाज में सीख लोगे। पास पेपर एनालिसिस तो हमारे पास ऑलरेडी स्प्रिंग 25 का मेरा ख्याल है हम डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक वाइज तो मैं बात करता गया क्योंकि वायदा है ये पूरा ये शीट तो आपके पास जब दी थी मैंने तो उस वक्त ये कॉलम मिसिंग था, लेकिन इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ते हुए ये कॉलम बाय द टाइम पेपर हमारे पास आ चुका था, तो मोस्ट ऑफ टॉपिक्स में आपको ये सारा एनालिसिस आपको मिल चुका है। लेकिन बात फिर वही आपके सामने है
कि हमारे टॉपिक्स बदलते रहते हैं, कुछ कॉन्स्टेंटली रिपीट होते हैं, कुछ बदलते हैं। हमें पास होना है तो कंप्रीहेंसिव नॉलेज के बगैर हम पास नहीं हो सकते। 100% सिलेबस कवरेज बेटा रखोगे तो ही पास आपकी एश्योरेंस मिलेगी। सिलेक्टिव स्टडी के साथ कभी पास होने की उम्मीद ना रखिएगा। आप सीए के किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी की हुई है तो आप तुक्का लगाने जा रहे हो, और तुक्का आपको पता है हर दफा नहीं लगता। अगर आप चाहते हो कि मैं कॉन्फिडेंस से पेपर पास करूं तो आपको कंप्रीहेंसिव सिलेबस कवरेज रखनी है एंड यू हैव एम्पल टाइम। आपस की बात अभी आपके तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा, लगभग 2 महीने के आसपास टाइम पड़ा है। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बल्कि मुझे अभी, मैं रिसेंटली आपसे बात करूं, मुझे ये छुट्टियों से पहले किसी बच्चे ने पूछा कि जी मैं 3 सब्जेक्ट्स तैयार कर रहा हूं, तो 3 सब्जेक्ट तैयार करने में मेरे 2-3-4 चैप्टर थोड़े कमज़ोर रह गए हैं फलाने सब्जेक्ट के, तो क्या मुझे वो सब्जेक्ट ड्रॉप कर देना चाहिए या मैं कोशिश करूं उनको कवर करने की? तो माई आंसर वाज कि बेटा, मैं जब सीए फाइनल के एग्ज़ाम दे रहा था तो मैंने स्क्रैच से 8 वीक्स में स्क्रैच से 3 सीए फाइनल के आखिरी 3 पेपर, जिसके बाद मैं चार्ट अकाउंट बन गया था, वो मैंने प्रिपेयर किए थे। तो आप लोग तो कैफ में बैठे और कैफ के 3 पेपर की बात कर रहे हो, और उसमें भी आप कह रहे हो मेरे 3-4 चैप्टर कमजोर है, बाकी सारे मैंने पढ़े में। तो मैं तो 8 हफ्ते पहले 0 पे था कि मैंने आज तैयारी शुरू करनी है और 2 हफ्ते बाद, वट एवर द रीजन वाज, दैट वाज नॉट प्लान्ड, दैट वाज एन एक्सीडेंटल थिंग। लेकिन हुआ ऐसा ही था कि मैंने 0 से तैयारी शुरू की थी और 8 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम थे सीए फाइनल के, और 3 पेपर उसमें मैंने देने थे, जिसमें एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनल लेवल का एग्जाम पेपर था, एक बिजनेस फाइनेंस डिसीजन का फाइनल लेवल का एग्जाम पेपर था, और एक टैक्सेशन का एडवांस फाइनल लेवल का पेपर था। ये 3 पेपर थे, जिसके बाद मैं चार्ट अकाउंट बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने उन 8 वीक्स में स्क्रैच से तैयार किया। तो अभी भी जो मैं कहने का मकसद है कि इट्स नेवर टू लेट। और मैं एक और बच्चे की मिसाल आपसे मैं शेयर करूं। पिछले टाइम या उससे पिछले टाइम की बात है, शायद मैंने आपसे कभी जिक्र किया हो, लेकिन नाउ इज द टाइम व्हेन यू नीड दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स एंड मोटिवेशन। एक बच्चे का, मेरा स्टूडेंट नहीं था, मुझे कोई पेशावर का बच्चा था, उसने तारुफ कराया, सर मैं पेशावर में हूँ, आपसे पढ़ा तो कभी नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा कि मैं आपसे मशवरा कर लूँ। तो मैंने कॉस्ट काउंटिंग के रेफरेंस से बात कर रहा था कि सर मैंने ऑनलाइन में पता नहीं मैं किस टीचर के साथ रजिस्टर्ड था, तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, लेक्चर मैंने लिए ही नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया। अब 6 हफ्ते रह गए हैं पेपर में और मैं 0 पे खड़ा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इस पेपर को मैं ड्रॉप कर दूँ। अब उस बच्चे को मैंने, आपको पता, फिर जैसे मैं सुनाता हूँ, सुनाई उसको मैंने थोड़ी बातें, और फिर उसने मैंने कहा बेटा आप ज़िंदगी के अब 4 महीने अब ज़ाया कर चुके हो, और अब आप मुझसे कह रहे हो 4 जमा 2 6 पे फातिहा पढ़ लूँ इकट्ठी। दिस इज द टिपिकल, दिस इज, अगर मैं समरी करूँ तो सवाल आपका ये है कि 4 पे तो मैंने खुद अपनी मर्जी से फातिहा पढ़ लिया, 2 की इजाज़त आप दे दें, तो ताकि 6 मेरी ज़िंदगी के महीने ज़ाया हो जाए पूरे। मैंने कहा योर अप्रोच शुड बी अदरवाइज, कि यार 4 महीने ज़ाया हो गए हैं, मेरी कमी कोताही थी, अब जो टाइम रह गया ना इसमें मैंने इतनी मेहनत करनी है कि मैंने वो 4 महीने का नुकसान भी कवर करना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट तो ये है। तो अगर आप वाकई अपने मुस्तकबिल के बारे में सीरियस हो तो यू शुड फॉलो दिस माइंडसेट। और मैंने कहा अल्लाह ताला ने इंसान को ना बड़ी काबिलियत दी हुई है। इंसान जब एक इरादा कर लेता है ना, यार मैंने ये काम करना है, उस इरादे के मुताबिक जब अपनी एफर्ट्स डालता है तो अल्लाह ताला बड़ी मदद करता है और इंसान बड़े बड़े काम कर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको अगर आप सीरियस हो तो आप ये इरादा करो, मैंने सब्जेक्ट पास करना, फिर दिन देखना ना रात देखनी है, बस सब्जेक्ट पास करना है, मैंने लग जाओ इसके ऊपर। तो उस बच्चे को बात समझ आई, अल्लाह ताला ने उसके दिल में को बात डाल दी। रिजल्ट वाले दिन उसका मुझे मैसेज आया कि सर आपके कहने में मैंने तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया हूँ। आपसे अगर मेरी बात ना हुई होती तो मैं बिल्कुल फातिहा पढ़ चुका था, मैं छोड़ चुका था, मैं सिर्फ आपसे ठप्पा लगवाने आया था कि ठप्पा लगाएं तो मैं कर जाऊँ। लेकिन आपने मुझे मोटिवेट किया तो मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास कर गया। तो कहने का मकसद है कि इट्स नेवर टू लेट। जब आप इरादा करो आप मेहनत से हासिल कर सकते हो मंजिल, लेकिन वो इरादा एग्जाम से 24 घंटे पहले ना करना। मतलब नाउ इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम। अभी तक मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट टू लेट। अभी भी आप शुरू कर दें इरादे से, कोई कमी कोताही कवर करना शुरू कर दो तो इंशाअल्लाह कर जाएंगे। इंशाअल्लाह आप इरादा के साथ यकीन रखिए। और मैं फिर याद करा दूं, हमें रिवीजन में, प्रैक्टिस में, एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते क्या काम करने हैं। मैं अभी तक ये चीज़ें समझा नहीं पा रहा आप लोगों को। रिवीजन पे मैं बार बार तवज्जो आपकी दिलाता हूं कि भाई रिवीजन करो। रिवीजन पे मैं फिर फ़र्क आपको समझाता हूं, रिवीजन और प्रैक्टिस का फ़र्क समझो। रिवीजन का मतलब है नोट्स को पढ़ना। मुझसे अभी भी कई बच्चे पास पेपर से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सारे सवाल में ये ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रही, और मैं अक्सर बच्चों को रेफर कर रहा था कि भाई किताब में जाके वो पेज पढ़ो, किताब में जाके वो पैरा पढ़ो, वहाँ पे इसका जवाब लिखा है जो सवाल मुझसे पूछ रहे हो तुम। तो सवालों में आप फंसते हो किस लिए? क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं होते। आपने किताब को, नोट्स को बार बार पढ़ा नहीं होता, और आप सवालों
को ही समझ के चल रहे हो तो जैसे यही हमारी इन सवालों ने ही हमें पास कराना है। पास आपको सवालों ने नहीं कराना, पास आपको रिवीजन ने करवाने हैं। नोट्स जो प्रिंसिपल्स बेसिक कॉन्सेप्ट है उनकी अंडरस्टैंडिंग ने करवाना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो बेटा, कभी भी रिवीजन की जान नहीं छोड़नी। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ आखिरी रिवीजन मतलब नोट्स का जो रिवीजन, जैसे हम अभी वॉक थ्रू करने लगे प्रिंसिपल्स के ऊपर से, वो आखिरी वॉक थ्रू आपका एग्जाम से एक दिन पहले होना चाहिए, जिसमें आप रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते। एक ये इशू है। दूसरा इशू हमें जो आता है वो अनसीन क्वेश्चन के रेफरेंस है। ये तो खैर रिवीजन स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म, इस पर भी मैं बात थोड़ी सी करता हूं, लेकिन मैं मेन जो प्रॉब्लम मैं आइडेंटिफाई कर दूं अनसीन क्वेश्चंस के रेफरेंस से। मतलब ये मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। मैं इस मसले का आपको हल कर नहीं पा रहा आप लोगों के साथ। मैंने रिपीटेडली आप लोगों को बताया हुआ, पहले लेक्चर से मैंने बात शुरू की थी, क्वेश्चन की रीडिंग कितनी अहम है और क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की आपको हैबिट होनी चाहिए। और मैंने आपको क्लास में यहां पे खड़े होकर कई दफा कहा है कि भाई अनसीन क्वेश्चन मुझे भी दोगे ना तो मुझे भी अक्सर औकात अनसीन क्वेश्चन को कम से कम 2 दफा पढ़ना पड़ता है, फिर समझ आती है। और मुश्किल सवाल मुझे भी दोगे तो शायद वो 2.5-3 दफा मुझे पढ़ना पड़ जाएगा। अगर कोई चैलेंजिंग डिसीजन मेकिंग का सवाल मुझे भी दोगे ना अनसीन, 2.5-3 दफा पढ़ना पड़ जाएगा। आप लोगों को एज अ स्टूडेंट मैं बताता हूं कि भाई आसान सवाल जो आते हैं ना एग्जाम में वो आपको 2 दफा पढ़ने हैं, और एवरेज सवाल 3 दफा पढ़ने हैं एग्जाम में, और मुश्किल सवाल एग्जाम में शायद 4-5 दफा पढ़ना पड़े। जैसे सीवीपी का सवाल आ जाता है, चैलेंजिंग होता है, उसमें डेटा बड़ा मिक्स हुआ आता है, तो हो सकता है 4-5 दफा पढ़ना पड़े, ज़हनी तौर पे तैयार हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज समहाउ मैं आपको भी नहीं एब्जॉर्ब करवा पा रहा, आप लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। अभी भी मुझसे अक्सर बच्चे सवाल वही पास पे, सर ये सवाल, ये ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रही। अब एक सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो तो इसका मुझसे सवाल पूछने का मतलब यही होना चाहिए कि आपने अपनी एफर्ट कर ली। और जब मैं पूछता हूं कि सवाल पढ़ा कितनी दफा है तुमने ये, क्योंकि मैं तो पढ़ रहा हूं तो मुझे तो लग रहा है इसमें कोई ऐसा मसला है नहीं, कितनी दफा सवाल पढ़ा है, तो जवाब आता है 1 दफा या 2 दफा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह मैं आप लोगों को यकीन दिलाऊं कि भाई दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप 1 दफा या 2 दफा पढ़ के सवाल कर पाओ। आप अभी स्टूडेंट हो, मैं एज अ टीचर एडमिट कर रहा हूं कि मुझे अनसीन क्वेश्चन दोगे, 2 दफा मुझे पढ़ना है, तो आप एज अ स्टूडेंट कैसे ये समझ सकते हो कि 2 दफा पढ़ना आपके लिए काफी है, जबकि मैंने आपको कहा है कि एग्जाम तक पहुंच जाओ, तब एग्जाम में अभी भी 7-8 हफ्ते पड़े हैं, एग्जाम तक पहुंच जाओ तब आपको एक एवरेज सवाल 3 दफा पढ़ के समझ आना शुरू होगा। और पढ़ने की आदत अभी से घर में डालो, एग्जाम पहुंच जाओ तब एक आसान सवाल आपको 2 दफा पढ़ के समझने के काबिल होगे। एग्जाम तक पहुंच जाओ जब तक आपने 2-3 रिवीजन कर लेनी है, टेस्ट दे देने हैं, मॉक दे देने, पता नहीं क्या क्या और अभी होना है इंशाअल्लाह, तब की मैं बात करूं, तब आप इस कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको आना चाहिए। आप अभी से बैठे उस लेवल पे कि 2 दफा पढ़ लिया समझ नहीं आया तो बस का मतलब ये मुझे हेल्प की जरूरत है। ये चीज बेटा अपने अंदर पैदा करो। अभी तो मैं आपको हल बता दूं, आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरे लिए बड़ा आसान है जवाब दे देना, अच्छा इसका ये मतलब है। एग्जाम में कौन बताएगा उसका मतलब आपको? एग्जाम तक तो आपने अपनी अहलियत बढ़ानी है ना, तो अहलियत कैसे बढ़ाओगे? बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार पढ़ के, मुझसे पूछ पूछ के कि जी क्वेश्चन नंबर 17 में इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर 12 में इसका क्या मतलब है। इससे आपकी अहलियत नहीं बढ़ रही। मतलब कुछ टीचर्स ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह की सपोर्ट देना समझते हैं बड़ी नेकी है बच्चों के साथ। मतलब आप जिस लेवल पे खड़े हो मैं उस लेवल पे आकर आपको मदद कर दूं तो कुछ बच्चों को लगता है जी बड़ी सर ने बड़े जी हमारे लेवल पे आके समझाइए बात। तो मैं अगर आपके लेवल पे आना शुरू हो गया ना तो जहां पे आप खड़े हो वहीं पे खड़े रह जाओगे। मैंने आपके लेवल पे नहीं आना, मैंने आपको लेवल रेज करने के तरीके बताने हैं कि अपने लेवल को कैसे उठाना है आपने। अगर मैं आपके लेवल पे आता रहा तो जहां पे आप 4 महीने पहले मुझे मिले थे वहीं पे 4 महीने बाद मिलोगे, चलो उससे एक स्टेप ऊपर आ जाओगे। मैंने आपको एक स्टेप नहीं बढ़ाना, मैंने आपको पूरी मंजिल चढ़ानी है। आपको तो मंजिल चढ़ाने के लिए मैंने आपको पुश देनी है, तरीका बताना है, ऐसे ऊपर आओ, ऐसे ऊपर आओ, ऐसे अगला कदम उठाओ, ऐसे अगला कदम उठाओ। मैंने नीचे आके आपसे बात नहीं करनी, मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाना है। उसके लिए आपने ऊपर चढ़ना है तो आपको मेहनत करनी है, तो जो करनी है, जो गाइडेंस दी जा रही है उनके मुताबिक चलना है। अगर गाइडेंस के मुताबिक नहीं चलोगे बेटा तो आपका लेवल अप नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने बेटा जहन में रखना है कि क्वेश्चन रीडिंग पे तो जो कीजिए 3, 4, 5, 6 दफा पढ़िए, पूछिए मुझसे, जरूर पूछ लीजिए। लेकिन जब आप 5, 6, 8 दफा पढ़ चुके हो सवाल, फिर 1 दफा 2 दफा पढ़ने के बाद सवाल हल नहीं हुआ, फिर मुझसे ना पूछिए बेटा, दिस इज नॉट फेयर। आप सीखोगे नहीं इस तरह, मेरी मदद करने से आपका लेवल रेज नहीं होगा। आपका लेवल रेज होगा, कोई बात नहीं, 6 दफा पढ़ना पड़े सवाल पढ़ो, लेकिन जितनी दफा पढ़ोगे आप कुछ ना कुछ सीख रहे होगे। सो इस पे बेटा बहुत ज्यादा तवज्जो कीजिए। और फिर एग्जाम टेक्निक्स की मैं जब बात कर रहा था तो एग्जाम टेक्निक्स हैं बेटा ये अजम्पशन लेकर सवाल को पूरा करना।
आसान पेपर आता है ना, अगर आप इस assumption के, अगर आप इस टेक्निक के आदी हैं, आसान पेपर आएगा, आपको 10 assumption लेनी है, बाकी पेपर हल हो जाना है, आपके 65 70 75 नंबर आ जाने, डिपेंडिंग अपॉन कैसी तैयारी थी आपकी। मुश्किल पेपर आएगा, आपको 10 की जगह 20 assumption लेनी पड़ेंगी, लेकिन जो बच्चा assumption लेके पेपर पूरा करेगा उसके 65 70 75 नहीं आएंगे, 51 55 60 नंबर आ जाएंगे, बट पास हो जाएगा वो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जिस बच्चे को assumption लेके सवाल करने की आदत नहीं होती, वो आसान पेपर में तो 50 52 नंबर लेके पास हो जाता है, assumption नहीं ली, 65 70 75 का पेपर हल किया, 50 52 नंबर आगे पास हो गया। लेकिन जब मुश्किल पेपर आता है, assumption लेके वो आगे नहीं चलता, फंस के रुक जाता है, तो उसका पेपर ही 60 62 नंबर का होता है, और 60 62 नंबर में से 50 प्लस आना बड़ा मुश्किल होता है, गलतियां भी तो होती है ना हमसे। तो 60 62 का नंबर किया, पेपर अटेम्प्ट हुआ तो नंबर आते हैं 35 38 40, पेपर भी मुश्किल था, फेल हो जाते हैं। तो अगर आप assumption लेके पेपर पूरा करने की आदत, इस टेक्निक को अडॉप्ट करोगे तो ही चैलेंजिंग पेपर पास होते हैं। आसान पेपर इस आदत के बगैर भी पास हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल पेपर इस आदत के बगैर पास नहीं होंगे। और बात फिर वही है कि ये आदत आपको घर से, रिवीजन से, प्रैक्टिस से डालनी है। टेस्टों में, क्लासरूम जो रिवीजन टेस्ट चल रही है उसमें अप्लाई करके डालनी है। आपको जो एग्जाम में जाके करेंगे, अभी जवाब देख देख के सवाल हल कर लें, एग्जाम में जाके assumption लेकर सवाल हल कर लेंगे, तो एग्जाम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आपको आदत पड़ी होती है ना, जवाब की मदद से फिगर डालोगे फिर आगे चलोगे, तो एग्जाम में भी आप यही करते रहते हो कि भाई जवाब की कहीं से मिल जाए, किताब तो नहीं है तो दाएं बाएं देख लें, किसी से हेल्प मिल जाए फिर आगे चलें, तो वहां पे हेल्प मिलती नहीं है, आगे चलते नहीं हो, टाइम ज़ाया होता जाता है और आपका 20 25 30 नंबर का पेपर छूट जाता है। सो डेवलप दिस हैबिट, जो मैं बार बार कहता हूं, अनसीन क्वेश्चन करते हुए assumption लेके फिगर डालो और सवाल को पूरा कर दो, फिर जवाब देखो और उससे सीखो कहां पे assumption ली थी, कैसे कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। ये आदतें बेटा जितनी जल्दी अडॉप्ट करोगे उतना बेहतर है। ये यहां पे एक रिवीजन के एंगल से हम बात कर रहे थे, ये मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मैं इसको यूजुअली, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट मैंने इस टेक्निक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था, और मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लेवल एजुकेशन पे रिवीजन, फाइनल रिवीजन जो आखिरी कह लो महीना डेढ़ की रिवीजन है, वो इस अंदाज में होनी चाहिए। इसमें जनरली मैं क्या करता था, मैं जो रिमेनिंग हमारा टाइम से, महीने की मुझे छुट्टियां मिली, 4 हफ्ते की छुट्टियां मिली, तो 4 हफ्ते के टाइम को मैं डिवाइड कर लेता था सब्जेक्ट्स में, कि मैंने 4 हफ्ते में से 3 सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू माय प्रिपरेशन, हर बच्चे की प्लानिंग फ़र्क होगी कि जी मैंने सब्जेक्ट 1 को 12 दिन देने हैं, सब्जेक्ट 2 को 8 दिन देने हैं और सब्जेक्ट 3 को 10 दिन देने हैं। अपनी प्रिपरेशन के लिहाज से, अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से मैं दिन बांट लेता था, और फिर मैं उस दिन के मजीद से आखिरी महीना है तो 2 हिस्से कर लेता था कि यार 12 दिन है एक सब्जेक्ट के लिए, जिसके 8 दिन फर्स्ट रिवीजन के हैं, 4 दिन सेकेंड रिवीजन के हैं। जिसके 8 दिन हैं उसके 5 दिन फर्स्ट रिवीजन के, 3 दिन सेकंड रिवीजन के। जिसके 10 दिन है उसके 7 दिन फर्स्ट रिवीजन, 3 दिन सेकंड रिवीजन। ये मैंने दिन बांट ली। अब मैं फर्स्ट रिवीजन शुरू करूंगा, जब पहले मैं फर्स्ट रिवीजन 1 2 3, फिर सेकंड रिवीजन 1 2 3 ऐसे चलूंगा। फर्स्ट रिवीजन लेट्स सी मेरा सब्जेक्ट 1 की रिवीजन के दिन है, तो मैंने पूरा दिन 1 2 3 6 7 8 दिन अगर है ना, तो 8 दिन मैंने सब्जेक्ट 1 ही पढ़ना टिका के। हाँ, जहां मुझे ब्रेक चाहिए, एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बंदा बोर हो जाता है, ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक में मैं सब्जेक्ट 2 का कोई मुश्किल टॉपिक जो मेरा थोड़ा कमज़ोर था, मैं 1 आध घंटे के लिए। अब ये देखो, स्टडी में ब्रेक भी स्टडी से आती है। यहाँ पे थक गए तो ब्रेक का मतलब ये नहीं कि कोई मूवी देख लें, हम कोई मोबाइल फ़ोन पकड़ लें, 1 घंटा को रीलें देख लें, वो काम नहीं है। अगर आप स्टडी से सीरियस हो तो स्टडी में ब्रेक भी स्टडी से लेनी है कि एक सब्जेक्ट से बोर हो गए हैं तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, दोबारा वापस आ जाओ। मैं एक सब्जेक्ट को यूजुअली, देखो जब रूटीन में पढ़ें तो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें, दिन में 3 सब्जेक्ट की क्लासेज हैं, रोज जाकर 3 सब्जेक्ट की पढ़ने हैं। लेकिन जब फाइनल रिवीजन करने बैठे हैं, जिसमें हमने सब्जेक्ट को निचोड़ करके उसको रिफाइन करना है, तो रिफाइन करने में मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट का माइंडसेट बनाते बनाते आपको टाइम लगता है। अब एक सब्जेक्ट आप रोज के 3 सब्जेक्ट पढ़ ना 4-4 घंटे करके, तो 4 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरे पे शिफ्ट हो गए, फिर 4 घंटे पढ़ा, दूसरे पे शिफ्ट हो गए। तो 3 वैरायटी पढ़ने से दिमाग आपका जल्दी थकता है। और दूसरा, एक सब्जेक्ट में अभी आप एब्जॉर्ब करना शुरू करते हो तो आपका टाइम टेबल कहता है दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाओ, तो आपका टेम्पो जो एब्जॉर्प्शन का है, मुझे लगता है वो ब्रेक होता है, वो इतना बेहतर नहीं रहता। इसलिए बेहतर है कि आप एक सब्जेक्ट पकड़ो, तो जब तक उसकी सारी रिवीजन कंप्लीट नहीं होती उसी के पीछे पढ़ो, इसको खत्म करके साइड में करेंगे, फिर दूसरे पे शिफ्ट होंगे, दूसरा खत्म करेगा तो तीसरे पे शिफ्ट होंगे। इस तरह की प्लान करो। ब्रेक में आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना तो पढ़ो, लेकिन इसको मैं कहता हूं ब्लॉक डेज को ब्लॉक्स बना लो। एक ब्लॉक में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दूसरे ब्लॉक में सिर्फ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, 3 4 5 7 दिन, जितने दिन का भी ब्लॉक है।
दैट डिपेंड ऑन यू। आप हो सकता है 30 दिन के 3 रिवीजन करना चाहते हो, तो जनाब 12 दिन है, 12 दिन के 3 हिस्से कर लो, 6 3 2 या 6 4 2 इस तरह कर लो, अगर 3 रिवीजन करनी है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप खुद कैसे प्लान करते हो, लेकिन सोचो और उसको उस तरह बनाओ और इंप्लीमेंट करो। ये जो मैं रिवीजन के लिए मैं कह रहा था कि आप उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करके फिर चलें तो आपके लिए बेहतर रहता है। मार्किंग की और कमेंट्स में रिवीजन प्रैक्टिस के साथ मैं आपको इसकी तवज्जो दिला बैठा हूं। जो पार्ट्स आते हैं इनको करना, जो नहीं आते अजम्पशन लेके विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे जाना। दिस इज द की एग्जामिनेशन टेक्निक, इस पे आपने तवज्जो रखनी है। एग्जाम स्ट्रेटजी पे बेटा इसमें थोड़ी सी बात मैं इनिशियल लेवल पे हमारी बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, इंट्रोडक्टरी लेवल मैंने आपको बताया था, लेकिन इस पर थोड़ी सी हम बात ज़रा मज़ीद करते हैं। इसमें कुछ बातें मैंने जो लिखी हुई हैं, एक बात जो मैं रिपीटेडली शायद कई दफ़ा आपसे जिक्र किया हुआ है कि टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम दैट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। आपकी इस तैयारी जो सारी पिछले महीने से क्लासेस पढ़े हो, टेस्ट रिवीजन के लिए आप यहाँ बैठे हो, अल्टीमेट एम क्या है कि 3 घंटे 15 मिनट हमारे अच्छे गुजरे। तो उन 3 घंटे 15 मिनट अच्छे गुजारने के लिए कुछ बड़ी की चीजें हैं जिनके ऊपर हमारे बच्चे की तवज्जो ही नहीं होती, जिनके अहमियत का हमारे बच्चों को एहसास ही नहीं होता। जिसमें एक बड़ी बेसिक चीज है गुड नाइट स्लीप, वेरी बेसिक थिंग, गुड नाइट स्लीप। अगर आप एनालिटिकल सब्जेक्ट जैसा हमारा लॉजिकल मैथ ही है ना बेसिकली सब्जेक्ट सारा, आप लॉजिकल किसी सब्जेक्ट को परफॉर्म करना चाहते हो, यू नीड फ्रेश माइंड। कम से कम 7 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड नींद होनी चाहिए सब्जेक्ट से पहले आपके पास, तो ही इस सब्जेक्ट के सवालों को पढ़ के एग्जाम में समझ पाते हो और बेहतर अंदाज में हल कर पाते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एग्जामिनेशन से पहले आपको चाहिए। जिसकी तरफ हमारे बच्चों की तवज्जो नहीं होती, उनका ख्याल होता है पढ़ते रहें, सारी रात पढ़ते पढ़ते गुजर जाएगी तो ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। सारी रात अगर आप पढ़ते रहे हो तो अपने लिए सिवाय नुकसान के कुछ नहीं काट रहे आप। जो अपने पिछले 5 महीने की मेहनत है उस पर पानी फेर रहे हो, ये याद रखिएगा। स्पेशली सीएमए की बात कर रहा हूं मैं किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं करता। जिस सब्जेक्ट में एनालिटिकल नंबर्स हैं, एनालिटिकल डेटा इन्वॉल्व है, उस सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस विदाउट स्लीप डाउन होती जाती है। सिर्फ नींद ही नहीं चाहिए, आपको फ्यूल भी चाहिए, विच इज फूड। गुड फूड आपको चाहिए। अगर आप खाना खाए बगैर पेपर देने जाते हो तो भी आपकी एफिशिएंसी डाउन है। नाश्ते के बगैर पेपर देने गए हो, आपकी एफिशिएंसी डाउन है। जैसे गाड़ी में फ्यूल नहीं है या पुअर क्वालिटी फ्यूल है, गाड़ी इंजन सही काम नहीं करेगा। सेम इज देयर। हमारी इंसानी जो मशीन, ये ब्रेन जो है, इट इज द मशीनरी विच रिक्वायर्स फ्यूल, और उसका ब्रेन का फ्यूल है ग्लूकोज, जो कि आपको डिफरेंट फूड से मिलता है, स्टार्च से मिलता है। अगर आपने उसको फूड फीड नहीं किया तो उसकी परफॉर्मेंस आपकी लो रहती है, और दिमाग को जितना इस्तेमाल करते हो ग्लूकोज उतनी ज़्यादा कंज्यूम होती है। मतलब मैं एज अ स्टूडेंट एग्जाम में जब जाता था तो मेरे पास मेरी जेब में कुछ चॉकलेट बाइट्स या कैंडीज होती थी जो मैंने रखी होती थी, जहाँ पे मैं एग्जाम के तकरीबन आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद एक बाइट ले लेता था, क्योंकि दिमाग में ग्लूकोज तेजी से कंज्यूम हो रही है जब आप मास इस्तेमाल कर रहे हो, और वो अगर आप उसको फीड नहीं करते तो उसकी एफिशिएंसी लो होना शुरू हो जाती है। ये बात बेटा आपने नींद और खाना, ये सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, ये यहां से ऑनवर्ड मुझे लगता है जितना जो टाइम है आपके पास, जो अब एक तरह का ना अब निचोड़ निकालना है ना, आपने सारी पूरे 4-5 महीने का आपने सारा जोर दोबारा यहां पे इकट्ठा करके लगाना है। इस पूरे 7-8 हफ्ते के दौरान आपकी रूटीन में नींद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और फूड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नींद होगी तो जहन फ्रेश होगा, जहन फ्रेश होगा तो आप पढ़ाई करोगे। हमारे बच्चे क्या करते हैं, टाइम पहले ज़ाया कर देते हैं किसी न किसी एक्टिविटी से, जो भी उनकी पर्सनल एक्टिविटी टाइम वेस्टर है उसमें डाल के। सबसे बड़ा टाइम वेस्टर तो आजकल हमारा सोशल मीडिया होता है। टाइम ज़ाया कर देते हैं, फिर उसको कंपनसेट करने के लिए कि जी मैं रात को जाग के पढ़ लेता हूं, सोता कम हूं। यह दोहरा जुल्म है कि आपने पहले टाइम ज़ाया किया और उसके बाद रात को कम नींद ली, उसको कंपनसेट करने के लिए। तो कम नींद के साथ जब उठे तो जहन फ्रेश ही नहीं, आपकी एफिशिएंसी वैसे डाउन होगी। जहन फ्रेश नहीं है, आपकी एब्जॉर्प्शन, आपकी मोटिवेशन, आपकी सारी चीज़ें डाउन हो जाती हैं। सो फूड नहीं अगर ले रहे, अक्सर बच्चे जी पढ़ाई में टेंशन है, खाने का टाइम नहीं रहा, टाइम खाने का ख्याल नहीं रहा। खाने का ख्याल नहीं है तो आप दिमाग में अपने फ्यूल नहीं डाल रहे, फ्यूल नहीं डाल रहे तो अगेन एफिशिएंसी लो है। पूरे मैं एज अ स्टूडेंट जब मैं रूटीन लाइफ गुजार रहे होते थे एग्जाम प्रेशर से हट के, तो आप सोने जागने के टाइम का ख्याल नहीं मैं रखता था, खाने पीने का मैं ख्याल नहीं रखता था, सीधी सी बात है। लेकिन जब मैं पढ़ाई के दिनों में एंटर हो जाता था, फाइनल राउंड में जब एंटर हो जाता था, तो मैं बाकायदगी से सोने का ख्याल रखता था अपने, कि जब सोऊं 7-8 घंटे की नींद लूं, और टाइम के ऊपर खाना, खाने बेशक छोटे मील ले लें, अब जरूरी नहीं कि आप 3 टाइम
खुल के खाएं, थोड़ा थोड़ा करके। मैं तो बल्कि कहता हूं 4-5 दफ़ा खाएं आप, मतलब 3 टाइम खाने के अलावा बीच में ब्रेक में आप में भी चाय बिस्किट ले लें, कभी 2 केले खा लें, अपना इनटेक फूड की बढ़ाएं, क्योंकि आपके दिमाग ने, जो पढ़ने वाले बच्चा उसका दिमाग ने ज़्यादा इस्तेमाल होना है, उसके दिमाग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो आप उसको ज़्यादा एनर्जी दोगे तो वह ज़्यादा काम करेगा। आपने एनर्जी का वही रखा, रेस्ट इसको दिया नहीं, तो इसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। आप किताबें लेके बैठे तो रहोगे लेकिन उनसे कुछ सीख नहीं पा रहे होगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होगे। आपकी एब्जॉर्प्शन, आपकी लर्निंग बहुत बढ़ जाएगी अगर आप अपने सोने का, अपने खाने पीने का ख्याल रखोगे। और मैं जैसे कहा, शॉर्ट मील्स ऐड कर लें अपने साथ, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। ये मैंने लास्ट 24 आवर्स की आपसे थोड़ी डिस्कशन कर ली। लास्ट 24 आवर्स के अलावा नाइट की भी बात होगी, फूड की भी बात होगी, बल्कि मैंने तो अगले 7-8 हफ्ते की आपको बता दी किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एक चीज़ जो लास्ट 24 आवर में मैं और रिकमेंड करता हूं कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले, ये बेटा ये भी बहुत अहम टेक्निक है जो कि बच्चों को, अक्सर बच्चों को प्रेशर दे जाती है अगर इस पर अमल ना करें। एग्जाम से एक दिन पहले, कल आपका एग्जाम है तो आज की तारीख में मेरी समझ में आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। रिवीजन प्रैक्टिस का फर्क मैं समझा चुका हूं। रिवीजन मतलब किताब पढ़ो, नोट्स पढ़ो, मैक्सिमम बेसिक इलस्ट्रेशन कर लो। कोई एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जाम से एक दिन पहले के लिए आपने पेंडिंग नहीं रखना। जो करने हैं, जितनी प्रैक्टिस करनी है, जितनी तोपें चलानी है, पहले चला लो। उस दिन आपने सिर्फ रिवीजन करनी है ताकि आपके जहन का थोड़ा सा कूल हो जाए, जरा आसरा हो, क्योंकि सवाल जब करोगे ना आखिरी हफ्ते दिन जब करने बैठते हो, ये प्रैक्टिकली अगेन मेरा ज़ाती तजर्बा, मैंने तो ऐसी हरकतें अल्लाह का शुक्र नहीं की हुई, लेकिन मैंने बच्चों से, हज़ारों बच्चों से फीडबैक लेके ऊपर बता रहा हूँ। आखिरी दिन जो बच्चा सवाल करने बैठता है ना, जो सवालों से रिवीजन करने बैठता है, उसका दिल करता है कि मैं सारे सवाल जो मैंने 5 महीने किया ना, आखिरी दिन में सारे के सारे दोबारा करूंगा, जो कि इम्प्रैक्टिकल होता है। आप जब करने की कोशिश करते हैं, एक दफा पढ़ के सवाल करने की कोशिश करते हैं, अच्छा मैंने तो पहले भी 3 दफा किया, एक दफा पढ़ के हो जाना चाहिए, लेकिन प्रेशर में एक दफा पढ़ के नहीं होता। आप एकदम, आपको लगता है यार ये तो भूल ही गया, ये तो मैंने 4 दफा सवाल किया, मुझसे ये नहीं हो रहा, तो एग्जाम में आंसर कैसे होगा? प्रेशर आ जाता है एकदम। आपका सारा कॉन्फिडेंस, जो 4 महीने की मेहनत है ना, वो डाउन द ड्रेन, गुड़म करके गिर जाती है। तो हमने ऐसी हरकत नहीं करनी किसी भी पेपर में। आई विल एडवाइज, किसी भी पेपर में आपने एग्जाम से एक दिन पहले जो आपका डे होता है, आपने सिर्फ रिवीजन करनी है। पास पेपर क्वेश्चन उस दिन नहीं देखना, क्योंकि उस दिन आपको पास पेपर देखना आपके कॉन्फिडेंस को, 4 महीने की लर्निंग को शटर कर देता है। हमने एग्जामिनेशन में अपनी लर्निंग को भी लेकर जाना है, अपने कॉन्फिडेंस को भी लेकर जाना है। भैया हमने मेहनत की है, इंशाअल्लाह हम पेपर करके निकलेंगे। उस दिन एग्जाम से एक दिन पहले हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने कॉन्फिडेंस को शटर कर देते हैं। जब हम एक दफ़ा पढ़ के सवाल करने की कोशिश करते नहीं होता, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना चाह रहे हैं ना। तो एक दफ़ा पढ़ के सवाल करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो परेशान हो गए कि हमें शायद जो हमने सीखा था 4 महीने में शायद भूल गए हम। दूसरा बेटा, अपने माइंडसेट्स को अवॉइड करना है। आपको एक एग्जाम टेक्निक्स बताई, एक एग्जाम टेक्निक बताई हुई है कि एग्जामिनेशन में आपने कोई क्वेश्चन का सीक्वेंस हमने फॉलो नहीं करना होता। हमें सिर्फ एक गाइडेंस हमारे पास अवेलेबल है जिसके तहत हम क्वेश्चन का सीक्वेंस सिलेक्ट करते हैं, और वो गाइडेंस है सबसे आसान सवाल सबसे पहले, छोटा सवाल आसान सवाल सबसे पहले, और जो सबसे मुश्किल सवाल है उसको एंड पे डाल दो। ग्रेजुअली हम आसान तरीन से आसान तर, फिर आसान, फिर मुश्किल, मुश्किल तर, मुश्किल तरीन की तरफ चलते हैं। ये सीक्वेंस ध्यान में रखो, लेकिन माइंडसेट घर से ना बना के चलो। जैसे अदनान साहब ने कहा जी आसान तरीन सवाल करना है, तो ओवरहेड का सवाल आसान होता है, सबसे पहले ओवरहेड ही करेंगे। अब ये माइंडसेट आ गया कि सबसे पहले ओवरहेड का सवाल करें। अब मैंने ओवरहेड का सवाल करने को नहीं कहा, मैंने कहा आसान सवाल करना है। ये आपने खुद सोच लिया कि यार पिछले 4 अटेम्प्टों में तो ओवरहेड का सवाल आसान था, तो मैं सबसे पहले ओवरहेड का सवाल करूंगा। माइंडसेट लेके निकलते हो घर से, अब आप जा रहे हो, सबसे पहले सवाल, अब पेपर आपके हाथ में है, पहले 15 मिनट में आप ओवरहेड का सवाल ढूंढे, ओवरहेड का सवाल है किधर? अब ओवरहेड का सवाल उस दिन एग्जामिनर ने दिया ही नहीं है। माइंडसेट था ना, अब आप गए, और यार ये इसमें तो मैंने 10 में से 10 नंबर लेने थे, 10 नंबर तो गए मेरे। और भाई 10 नंबर गए नहीं है, पेपर अभी भी 100 नंबर का ही है, 90 नंबर का पेपर नहीं हो गया। आप उसके ज़हन में जब माइंडसेट होता है ना, तो ये इस तरह की बातें ज़हन में आती है। 10 में से 10 लेने थे, सबसे आसान सवाल तो मेरा ओवरहेड का होता है, और वो निकल गया। और भाई ओवरहेड का निकला है तो कोई और आसान सवाल उसने दिया होगा, टेंशन किस बात की? हमें तो जो पेपर दिया गया है उसमें पास होना है। और इंशाअल्लाह जब हम माइंडसेट हमारा ठीक होगा, फिक्स नहीं होगा, फ्लेक्सिबल, हमें सिर्फ ये पता भाई आसान सवाल करना है। वो आसान सवाल किसी भी टॉपिक से हो सकता है। बाज़ औक़ात आसान तरीन टॉपिक्स में से मुश्किल तरीन सवाल आ जाता है,
और बात का मुश्किल तरीन टॉपिक में से आसान सवाल आ जाता है एग्जाम में। हमें एग्जाम में बैठ के समझना है। एक गाइडलाइन हमारे पास अवेलेबल है कि नॉर्मली यूजुअली डिसीजन मेकिंग का सवाल मुश्किल होता है, यूजुअली सीवीपी एनालिसिस का सवाल मुश्किल होता है, लेकिन पास पेपर क्वेश्चन करते हुए आपके सामने बड़े बड़े आसान डिसीजन मेकिंग के सवाल भी आए हुए हैं, सीवीपी एनालिसिस के बड़े आसान सवाल भी आपके सामने आए हुए हैं। तो हमेशा नहीं होते, नॉर्मली आसान, नॉर्मली मुश्किल होते हैं। नॉर्मली ओवरहेड का सवाल आसान होता है, लेकिन मुश्किल सवाल भी हमने माजी में देखे हुए हैं। सो हम माइंडसेट नहीं लेकर जाएंगे, गाइडलाइन हमारे पास है, उस गाइडलाइन के मुताबिक हम एग्जामिनेशन में बैठ के फैसला करेंगे कि भी सबसे आसान सवाल कौन सा है, सबसे पहले करने वाला सवाल कौन सा है। तो माइंडसेट कैरी नहीं करना है। और मैं आखिर तक तवज्जो दिला रहा हूं कि रीडिंग पे टाइम इज योर इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट वेस्टेज। इस चीज को जहन से निकालिए। हमारे बच्चे के जहन में होता है शायद रीडिंग इज वेस्टेज ऑफ टाइम, रीडिंग इज इन्वेस्टमेंट। मैं आपको शायद बहुत ज्यादा दफा तवज्जो नहीं दिला पाया, लेकिन अगर आपके जहन में क्वेश्चन का मैप है, एक 10 नंबर का सवाल जिसको करने के लिए एग्जामिनेशन में आपके पास 18 मिनट होते हैं, अगर उसका मैप आपके जहन में है कि भैया सवाल कहां से शुरू होना है, कहां खत्म होना है, क्या फॉर्मेट होगा, कौन से फार्मूलाज हैं, तो यकीन मानिए वो 10 नंबर का सवाल आप 8 से 10 मिनट में पेपर पे लिख लेते हो, सारी कैलकुलेशन के साथ पेपर पे ले आते हो। अब 10 नंबर के सवाल के लिए एग्जाम में अगर आपको 18 मिनट दिए गए हैं और उसका आंसर पेपर पे लिखने में अगर 8-10 मिनट लग रहे हैं, तो बाकी 8-10 मिनट किस लिए हैं? पढ़ने के लिए, सोचने के लिए। इसीलिए इसको मैं इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं। ये पूरे आंसर बनाने की इन्वेस्टमेंट है कि भाई हमने अगर रीडिंग और प्लानिंग नहीं की तो हम आंसर नहीं लिख पाएंगे। हमें रीडिंग और प्लानिंग पर टाइम लगाना है, हमें सिर्फ हैबिट डेवलप करनी है, हमें ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि भाई अगर रीडिंग और प्लानिंग पे हमने टाइम लगाया हुआ है तो सवाल हल करने में कुछ चैलेंज नहीं रहता, गिवन टाइम में सवाल ठक करके हल होगा। हमारा बच्चा घबराता है पढ़ने से इसलिए कि उसको लगता है जो मैं पढ़ रहा हूं टाइम ज़ाया हो रहा है, जो लिखना शुरू करूंगा तो काम शुरू होगा ना, भाई मेरा काम तो शुरू ही नहीं हुआ जब तक मैंने लिखा नहीं। तो ये गलत सोच है। आपका काम शुरू हो गया जब आपने सवाल को पढ़ना शुरू कर दिया, जब आपने सवाल के बारे में सोचना शुरू कर दिया, किस फॉर्मेट पे, किस फार्मूला से, किस सीक्वेंस में सवाल हल होना है, जब आपने ये सोचना शुरू कर दिया आपका काम शुरू हो चुका है। लिखने का काम तो उस सारे प्लान को दिमाग में जो खाका बन गया पेपर पे लाने का काम है, और वो सबसे आसान काम होता है। मुश्किल काम है उस खाके को बनाना, दिमाग में सेट करना सवाल को समझ के। सो उस पर बेटा बार बार मैं तवज्जो दिला रहा हूं कि अपना टाइम लगा के रखिए। और ये फाइनली वही एग्जाम के रेफरेंस है कि भाई क्वेश्चन में हर चीज़ परफेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। पेपर पास करने के लिए आपको हर चीज़ परफेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी फिर एक मिसाल दूंगा। मेरी फाइनल रही, मैं 3 पेपर की बात कर रहा था, चूंकि मेरी 3 पेपर में तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, 8 हफ्ते में कितनी की तैयारी फाइनल लेवल के सब्जेक्ट की कर ली होगी। मेरा एक एडवांस टैक्सेशन का पेपर मुझे बार बार याद आता है कि उसमें एडवांस टैक्सेशन आप लोग सारे टैक्स पढ़ रहे हो, साथ साथ आपको पता है डिफरेंट लॉज हैं, रूल्स हैं जिसके तहत कैलकुलेशंस आपने न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। तो हमारे भी न्यूमेरिकली मुझे याद है क्वेश्चन होते थे बड़े बड़े। अब चूंकि मेरी रिवीजन थोड़ी कमज़ोर थी तो मेरी लॉ को रिकॉल करने की जो एबिलिटी थी थोड़ी कमज़ोर थी। मुझे एकदम याद नहीं आता था कौन सी कैलकुलेशन में कौन सा असूल लगना है, थोड़ा लेट आता था याद। तो मुझे अच्छी तरह याद है अभी भी, हालांकि बात है ये जून 95 में मेरा एग्जाम हुआ था, ठीक है। अब मैं पेपर कर रहा था, तो पेपर करते करते मैंने स्टेप 1 2 3 तक पहुंचा, एकदम याद आया स्टेप 1 में मुझसे ये गलती होगी, मुझे ट्रीटमेंट ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए थी। लेकिन उसी वक्त मैं जैसे बताया, मेरी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था मुझे कि एग्जाम टेक्निक्स में मेरी ग्रिप बचपन से ही स्कूल के ज़माने से बड़ी अच्छी थी। मैं इवन 9th-10th के एग्ज़ाम में भी मेरी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में जो क्लासरूम परफॉर्मेंस होती थी उससे बहुत इन्हेंस हो जाती थी। लेकिन अल्लाह ताला का करम है, हमारी माँ की दुआएं थी साथ मेरे, जो मैं इस तरह परफॉर्म करता गया। मुझे यकीन मानिए मैं सवाल तीसरे स्टेप पे पहुंचता तो मुझे याद आता पहले स्टेप में गलती होगी, लेकिन सोच वही थी कि यार पास होने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, पास होने के लिए सफिशेंट ठीक होना चाहिए पेपर। तो मैंने कहा ठीक है यार 3 स्टेप किए, 3 में एक गलत हुआ ना, कोई बात नहीं, चलते चलो पूरा सवाल करते हैं, पूरा पेपर करते हैं। पेपर खत्म होने के बाद टाइम बचेगा तो देख लेंगे ठीक करने का टाइम है या नहीं है। फिलहाल पहला टारगेट है पेपर पूरा करना है, गलती हो रही है कोई बात नहीं। यकीन मानिए मैं पेपर करता गया और सीए में कहाँ टाइम बचता है, हार्डली पेपर पूरा हुआ मेरा और टाइम खत्म हो गया। लेकिन मैंने उस पेपर से बाहर निकल के हिसाब लगाया कि मुझे जो गलतियां मुझे पेपर में ही पता लगी थी, जो पार्ट मैंने एज्यूम किए थे, जो गलतियां मुझे पता थी, मैंने सब का हिसाब लगाया कितने नंबर कटे हैं। पेपर में दे के निकला, मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन बाहर आकर मेरी शुरू से एक आदत थी, मैं अपनी मार्किंग खुद किया करता था। मैंने आके जब खुद मार्किंग की अपनी, तो मुझे लगा मेरे 30, 35, 38
मैक्सिमम 40, इससे ज़्यादा नंबर काट ही नहीं सकते। जो गलतियां मैंने की, जो अजम्पशन मैंने ली, जो पार्ट मैंने छोड़ दिए मुझे समझ ही नहीं आई, तो मैक्सिमम कोई 35-40 नंबर मान रहे थे। तो आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि इंशाअल्लाह कि ये पेपर मेरा पक्का पास होने वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हुआ। तो ये एग्जामिनेशन में बेटा बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखो, कि आपको अगर एक पार्ट, एक कंपोनेंट नहीं आ रहा, एक पार्ट नहीं आ रहा, एक एडजस्टमेंट नहीं आ रही, एक पार्ट नहीं आ रहा, या फॉर दैट मैटर कहता हूं मैं एक सवाल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पास नहीं हो सकते। एक एडजस्टमेंट नहीं आ रही, 2 नंबर 1.5 नंबर, एक पार्ट नहीं आ रहा, 3 नंबर 4 नंबर, इस तरह के मैं कहता हूं 4 पार्ट ना आते हो 15-16 नंबर नहीं आते, कोई बात नहीं। हमारा फोकस होना चाहिए हमें आता कितना है, हमारा फोकस होना चाहिए जो हमें पार्ट्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एडजस्टमेंट्स आती हैं, हमें वो हर सूरत एग्जामिनर को दिखा के आनी है। और स्टेप वाइज मार्किंग में आपको बता चुका हूं कि पिछले स्टेप में अगर कोई गलती है, कोई वैल्यू आपने ज्यूम की है, उसके इफेक्ट, उसके असरात अगले स्टेप पे नहीं जाते, अगले स्टेप के नंबर पूरे मिलते हैं आपको। पिछले स्टेप में गलती होगी, कोई असम्पशन ले ली, उस वैल्यू, गलत वैल्यू को लेके अगली वैल्यू आपने परफॉर्म कर दी है, कैलकुलेट कर दिया, तो अगली वैल्यू के नंबर आपको मिलेंगे, पिछली गलती के नंबर आगे नहीं जाते। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको कोई पार्ट, कोई कंपोनेंट, कोई एंट्री समझ नहीं आ रही, उसको ज्यूम करके सवाल कंप्लीट कीजिए। और अगर खुदा ना खास्ता कोई सवाल आपको, कोई पार्ट पूरा ही नहीं आता, कोई सवाल समझ नहीं आ रहा एग्जाम में, तो भी टेंशन नहीं लेनी, जो आता है उस पर तवज्जो करनी है, जो आता है वो कर लें। क्योंकि मैंने रिपीटेडली मल्टीपल टाइम, सैकड़ों हजारों बच्चे ऐसे देखे हैं जो 75-80 का भी करके आते हैं। कोशिश हमारी हम पूरा करेंगे, लेकिन एग्जाम में सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। एग्जाम में एग्जामिनर हमें सरप्राइज दे देता है, कोई ऐसी चीज हो जाती है खुदा ना खास्ता जिसके से हम पेपर पूरा नहीं कर पाते। कोई ऐसा सवाल आ गया जो हमें बिल्कुल हाथ ही नहीं पड़ा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेनी है उसकी कि भाई जो आता है उसमें से कुछ ना छूटे। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो एक एवरेजली प्रिपेयर्ड बच्चा पेपर में जो आता है वो करके आ गया ना, वो इंशाअल्लाह पास हो जाएगा, उसको कोई इंशाअल्लाह दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ बेटा आप लोगों ने इंश्योर करना है कि आपने सिर्फ तैयारी नहीं करनी, अच्छी रिवीजन और एग्जाम टेक्निक से पूरा पैकेज बनाना है। क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी जितनी अहमियत आपकी तैयारी और रिवीजन की है, शायद उतनी ही अहमियत आपकी 24 घंटे एग्जाम से पहले और 3 घंटे 15 मिनट की है। आपने पूरा अरसा मेहनत की, जिसको मैं कहता हूं गैदरिंग एमुनेशन, असला इकट्ठा करते रहे, लेकिन जंग की स्ट्रेटजी नहीं बनाई, मैदान जंग में क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में नहीं सोचा, तो आप जंग जीत नहीं सकते। असला इकट्ठा कर लिया है, वॉर स्ट्रेटजी नहीं है। आप सबको मुझसे ज़्यादा पता है कि वॉर स्ट्रेटजी के बगैर जंग नहीं जीती जाती। अभी हमने देखा, ये अभी हमारे सामने जंग हुई है, ठीक है ना। असला हम देखें तो इंडिया के पास हमसे कोई कम था, बहुत ज़्यादा असला था, उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शायद वॉर स्ट्रेटजी और अलर्टनेस हमारी फौज की ज़्यादा थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू हुए इस वॉर में, इस जंग में। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ तैयारी मैटर नहीं करती, बाज़ का एवरेज तैयारी और अच्छी एग्जाम टेक्निक के साथ आप एग्जामिनर को बीट कर जाते हो। बाज़ का बहुत अच्छी तैयारी और पुअर एग्जामिनेशन टेक्निक के साथ आप फेल हो जाते हो। और मैं अक्सर क्लास में जुमला बोला हुआ है, आप लोगों में से शायद किसी को एक्सपीरियंस अभी नहीं हुआ, तो बहुत से लोग एक्सपीरियंस कर जाएंगे या खुदा ना खास्ता सुन जाएंगे कहीं ना कहीं से कि जी मैंने अपने हॉस्टल के साथी को पढ़ाया, मैंने था, और देखें सर आके आपने कितना जुल्म किया, वो पास हो गया, मैं फेल हो गया। ये बड़ा कॉमन कमेंट है, हर टाइम में 2, 4, 6 बच्चों से सुनने को मिलता है कि देखिए मेरी तो तैयारी इतनी अच्छी थी कि मैंने तो अपने 2 साथियों को पढ़ाया था, वो दोनों पास हो गए हैं और मैं फेल हो गया हूं। उसकी वजह सबको पता होनी चाहिए कि भाई पढ़ाने वाले का नॉलेज यकीनन बेहतर होगा, पढ़ाने वाले का नॉलेज यकीनन बेहतर है, लेकिन आईकैप के एग्जामिनर तक आपका दिमाग में क्या है ये नहीं पहुंचता। आईकैप के एग्जामिनर तक पहुंचता है कि आपने पेपर पे क्या डाला उसमें से, और पेपर पे डालने के लिए आपको एग्जाम टेक्निक्स चाहिए। तो एक बच्चा जिस पर नॉलेज कम है लेकिन एग्जाम टेक्निक्स पे ग्रिप अच्छी है, 3 घंटे 15 मिनट में अच्छा परफॉर्म कर गया, उसके लिए उसने अच्छी जोर लगाया हुआ था, अच्छा कर गया, पास हो जाएगा। लेकिन जिस बच्चे ने 4 महीने बहुत मेहनत की हुई थी लेकिन आखिरी 3 घंटे 15 मिनट के लिए अपने आप को फोकस नहीं किया, उन 3 घंटे 15 मिनट के लिए अपने आप को कंपोज नहीं किया, वो बच्चा फेल हो जाएगा बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद। और ये हमने रिपीटेडली देखा हुआ है। मतलब मैं लिटरली हर टाइम में 2, 4, 6 बच्चों से मिलता हूं। हर बच्चा फेलियर वाला मुझे आके मिलता नहीं, लेकिन मैं हर टाइम में 2, 4, 6 बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कि एडमिट करते हैं, उनसे डिस्कशन जब होती है तो एडमिट करते हैं कि उनकी फेलियर की वजह रात को ना या कम सोना है। ये एडमिट करके जाते हैं डिस्कशन के बाद कि हाँ जी ये सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, यहाँ पे आके ये मुझसे गड़बड़ हुई थी, इसके अलावा मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। तो जब एक ही गड़बड़ की है आपने तो फिर यकीनन वही गड़बड़ आपकी फेलियर के पीछे है।
तो आपको हर गलती से बचने की कोशिश करनी है अगर आप कामयाबी चाहते हो। और बेटा सबसे अहम चीज़ डिसिप्लिन है। अगर आप सीए की स्टडीज़ में कामयाबी चाहते हो तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आइए। और डिसिप्लिन लाने के लिए फ़िलहाल जो मुझे मैं फील करता हूँ, क्योंकि सारी बात है मैं भी इस जनरेशन के साथ, मेरे भी बच्चे आप लोगों की एज के ही हैं, तो सबसे अहम चीज़ है अपने आप को आप सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी है उसको कर्टेल कीजिए। उसको अगर आप कर्टेल करने में कामयाब हो गए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी स्टडीज़ में, तो आप यकीनन एक कामयाब प्रोफेशनल, एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ से अपने आप को कॉर्नर ना किया, ना बचाया, तो आपकी ज़िंदगी का बहुत कीमती ये वक्त है जिससे आप गुजर रहे, बहुत कीमती फेज़ है ये। 18 से 22-24 साल की उम्र, ये मेक और ब्रेक होती है किसी भी प्रोफेशनल की, किसी भी इंसान की लाइफ में। अगर इस वक्त में अपने आप को आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी आगे की लाइफ टू कम इंशाअल्लाह बहुत बेहतर गुजरेगी, कंफर्टेबल गुजरेगी। लेकिन ये 18 से 24 साल की जो एज है, इसमें अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन में ना लाए, चीज़ों को राइट टाइम पे, राइट जॉब्स, राइट टास्क ना किए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके आ जाएगी, जिसको फिर आपको सारी ज़िंदगी सफ़र करना पड़ता है। या आप कह सकते हो कि लेस प्रिविलेज लाइफ आप गुजारोगे, क्योंकि जो बोते हो वही काटना है। तो कोशिश कीजिए एक डिसिप्लिन वे में जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उसके मुताबिक चलिए, ताकि आगे इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी यहाँ पे भी छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं ये भी आसानी से गुजरें, आपके जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं, और आगे इंशाअल्लाह जो प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, फिर सीफेप में जाना है, अपने फाइनल लेवल एग्जाम में जाना है, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह आप अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी। तो ये एक ओवरऑल बैकग्राउंड हो गया, टोन सेट होगी आपके अगले जो 7-8 हफ्ते हैं उनके लिए। और अब हम जो हमारी पहला शेड्यूल है टेस्ट का, जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 7 के रेफरेंस से हैं, तो उसके रेफरेंस से हम बात करने चलें। बिल्कुल, उससे भी पहले मैंने एक छोटा सा रीकैप रखा हुआ है। ये मैं बिल्कुल शुरू में इसलिए रख लिया, किसी रेलेवेंट चैप्टर में नहीं इसको लेके जा रहा। ये जो मटेरियल की वेस्टेज में चेंज, उसका इंपैक्ट ऑन कॉस्ट, रिवीजन के लिए मैंने इसको बिल्कुल शुरू में रख लिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक में आप जो घर पे भी रिवीजन करोगे, टेस्ट करोगे, ये स्किल यूज़ होनी है। तो मैं इसको किसी टॉपिक में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आपको इसका रीकैप देने लगा हूँ कि ये हमने, आपको याद होगा क्लासरूम में अलग से एक्टिविटी की थी जिसमें हमने चेंज इन मटेरियल वेस्टेज, उसका इंपैक्ट ऑन मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, और चेंज इन लेबर एफिशिएंसी, उसका इंपैक्ट ऑन कॉस्ट पर यूनिट, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये मैं उसका रीकैप आपको स्टेज पे शुरू में देने लगा हूँ, ताकि आगे जितने टॉपिक पढ़ने हैं उसमें जहाँ पे ये डिस्कशन आएगी आप इसको जहन में आपके इसके फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट हों और आप इनको लेके चल सकें। जी बेटा। हाँ, 15 मिनट पे मैं शायद भूल गया, मैंने कहीं लिखा तो था यहाँ पे 15 मिनट में, लेकिन 15 मिनट को मैं इसको आइडेंटिफाई करना शायद भूल गया, शायद इसको अलहदा से हाईलाइट करना भूल गया। इस 15 मिनट में आपने करना क्या है? ये 15 मिनट में आपने सबसे पहले क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पढ़नी है, तमाम क्वेश्चन की, क्वेश्चन नहीं सारे पढ़ने, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़नी है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने गए तो 15 मिनट तो क्वेश्चन को देखते देखते गुजर जाएंगे और फायदा कोई नहीं इस रीडिंग का। आपका काम पहले 15 मिनट में क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते हुए और उनकी बॉडी को देखते हुए आसान क्वेश्चन, पहली दफा करने वाला क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना। आपने क्वेश्चन, यूजुअली पहला क्वेश्चन जो आप कर रहे होगे वो सेक्शन ए से होगा, क्योंकि सेक्शन ए में छोटे सवाल होते हैं, सेक्शन बी के कुछ सवाल लंबे हैं। तो हमने सेक्शन ए के 6 सवालों को टारगेट किया, हमने उन 6 सवालों की रिक्वायरमेंट पढ़ी कि भाई टॉपिक कौन है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन पढ़ा सीवीपी एनालिसिस, तो हमें पता लग गया ये तो मुश्किल हो सकता है, इसको फिलहाल साइड पे करो जरा। दूसरा क्वेश्चन देखा हमने ओवरहेड का, ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में कहा ये तो क्वेश्चन आसान होता है, ये क्वेश्चन हमारा पहले एक नंबर पे होने वाला हो सकता है। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 सवाल देख लिए। फिर हमने देखना है इन 6 में से रिक्वायरमेंट को और बॉडी को। हमें यह भी देखना रखना है कि जो सवाल छोटी बॉडी का होगा वो सवाल आसान होगा, जिस सवाल की बॉडी लंबी होगी सवाल मुश्किल हो सकता है। तो हमने 6 सवाल की सिर्फ रिक्वायरमेंट देखी और छोटी बॉडी देखी, टॉपिक और बॉडी को रिलेट करके हमने कॉम्बिनेशन से आसान सवाल आइडेंटिफाई किया कि ओवरहेड का सवाल है, आसान टॉपिक होता है, बॉडी भी हाफ पेज की है, 10 नंबर का सवाल आसान हो सकता है, इसको पहले पढ़ते हैं। हमने फिर जो पहला सवाल हमने आइडेंटिफाई किया, हमने उसको पढ़ना है, हमने उसको प्लान करना है। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ोगे, रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आसान सवाल जो करना आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको पढ़ के प्लान करना। पहले 15 मिनट में आप यही कर लो तो बहुत अच्छी बात है कि जी हमारा पहला सवाल ये है। अगर पहला सवाल प्लान कर लिया, खाका ज़हन में आ चुका है कि ये कैसे हल होना है, 3 दफ़ा पढ़ के सोल्यूशन आपके सामने आ चुका है, और फिर भी 5 मिनट बचे हैं, तो दूसरे नंबर वाले करने वाले सवाल को भी नजर मार लो कि दूसरा सवाल कौन सा करेंगे। हम 5 मिनट ज़ाया नहीं करते, थोड़ा उसको भी पढ़ लेते हैं। लेकिन टारगेट आपका यह है कि जैसे आपको राइटिंग अलाउ होगी, आपने जो सवाल पहला 10 नंबर का पढ़ लिया हुआ ना, वो हो सकता है 10 मिनट में पेपर पे छाप दो,
क्योंकि खाका तो ज़हन में आ गया ना, अब सोचने वाला काम, पढ़ने वाला काम तो हो चुका, तो अब सिर्फ पेपर पे लिखने वाला काम है, तो वो तो 8 से 10 मिनट में आपका हो जाएगा। तो 10 मिनट में, यहां पे देखना 10 मिनट में आप जब 10 नंबर का सवाल करते हो और कॉन्फिडेंस से करते हो कि पहला सवाल परफेक्ट हो गया, तो आपका मोरल एकदम उठ जाता है कि 10 मिनट में हमने 10 नंबर स्कोर कर लिए। और मैं इसको एग्जाम में ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जो चलता था ना एग्जाम में अपने मोरल को अप रखने के लिए, मेरी कैलकुलेशन होती थी कि मैं कितना स्कोर करता जा रहा हूं। ये सवाल किया मैंने, परफेक्ट हुआ, 10/10 आ गए मेरे। अब कितने रह गए? 40। 90 नहीं रह गए, अब 40 रह गए। मुझे 90 का सोचूंगा ना टेंशन आती है। मैंने सोचना भी मेरा तो टारगेट, पहला टारगेट तो 50 का है ना, तो 10 स्कोर कर लिए, बाकी रह गए 40। फिर मजीद को 10-12 का सवाल, 8 नंबर का और किया, से दूसरा सवाल भी परफेक्ट हुआ, 8 आ गए, 18 हो गए, अब रह गए 32। तीसरा किया, थोड़ी गलतियां, एक आध अजम्पशन ले लिया, तो भाई 8 नहीं आए, 5 आ गए, चलो जी 23। मैं ऐसा करता था, यूजुअली मैं 2 घंटे में, अपने 2-2.25 घंटे में 50 क्रॉस कर जाता था। उसके बाद फिर बोनस शुरू हो जाते थे। अब यार बोनस इकट्ठा करना है, फटाफट दौड़ लगाओ, जितने हो सकते हैं कंपोनेंट हो सकते हैं बोनस इकट्ठा करते जाओ, ताकि आपका क्वेश्चन बिल्ड होता जाए। 50, 52, 55, 60, 65, 70, जहां तक ले जा सकते ले जाओ भाई। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस आपका बेहतर रहता है। लेकिन अगर आप ये सोचते रहो कि मैंने 90 का रहता है, अब 80 का रहता है, अब 60 का रहता है, टेंशन जेन पे होती है, थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे टाइम हो जाए, आप प्रेशर में आ जाते हो, प्रेशर में आते हो गलतियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो, मेरा रहता कितना है, टारगेट मेरा क्या है, उसके मुताबिक कितना रह गया, तो चीजें आसानी हो जाती हैं आपके लिए। कितना स्कोर कर चुके हो, कितना रहता है, इस तरह अपने आप को, अपने मोरल को कंट्रोल करना है। एग्जामिनेशन में जो डर गया वो मर गया। जिस बच्चे ने एग्जामिनेशन में सोचा ना कि ये पेपर बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, उस बच्चे से फिर पेपर हो नहीं सकता एग्जाम में। पेपर एग्जाम में पास मेजोरिटी वही बच्चे करते हैं जो इस कॉन्फिडेंस से बैठे होते हैं, यार ऐसी की तैसी पास करके जाना। इतनी मेहनत 4 महीने की किया, 4 महीने मेहनत किया, तो ये 3 घंटे 15 मिनट क्या चीज़ है, इसमें भी मेहनत करनी है हमने, इसमें भी पूरा जोर लगा देना है। तो जो गाइडेंस है, जो टेक्निक्स है, उसके मुताबिक पूरा जोर लगाना है इंशाअल्लाह। और जो बच्चा आखिरी 3 घंटे 15 मिनट में अच्छी गाइडेंस के मुताबिक जोर लगा देता है, टेक्निक्स को अप्लाई कर जाता है, वो एवरेज तैयारी के साथ मुश्किल से मुश्किल पेपर भी पास कर जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, एवरेज तैयारी भी आपको मुश्किल 3 पेपर पास करा देगी, अगर आपने रिवीजन और प्रैक्टिस की टेक्निक्स को फॉलो किया हुआ है। अगर आपने एग्जाम टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप मुश्किल से मुश्किल पेपर भी फॉलो कर जाते हो। लेकिन अगर आपकी टेक्निक्स पे ग्रिप नहीं है तो एक बाज़ का एवरेज पेपर भी फेल कर जाते हो अच्छी तैयारी के साथ। मुश्किल पेपर तो दूर की बात है, एवरेज पेपर भी फेल कर जाते हैं बच्चे टेक्निक्स पे ग्रिप ना होने की वजह से। जी भाई, एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे के ज़हन में यहां तक कोई रिवीजन, प्रैक्टिस, एग्जाम टेक्निक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। लेकिन ये बातें बेटा याद रखिएगा और इनको अपनी घुट्टी में बांध लेके इन पे अमल करना है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं इंशाअल्लाह तो 99% बच्चे को इन गाइडेंस पे अमल करना है। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गाइडेंस सिर्फ सीएमए के लिए नहीं है, ये आपके हर तकरीबन न्यूमेरिकल पेपर के लिए गाइडेंस है। जो यहाँ पे assumption लेकर सवाल करने वाली बात कर रहा हूँ, R1 पढ़ रहे हो तो उस पर भी ये लगेगा, टैक्सेशन कर रहे हो उस पर भी ये लगेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में assumption लो, सवाल कंप्लीट करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूरा करना है जरूरी, एज कंपेयर टू क्वेश्चन परफेक्ट करने का लालच करना। कभी भी एग्जाम में परफेक्शन के लालच में टाइम जाया ना करो। समझ आ रही है, परफेक्ट करो, लेकिन अगर समझ नहीं आ रही तो जिद नहीं लगानी, लालच नहीं करना कि भाई उस चक्कर में आपका 15 नंबर का सवाल छूट जाएगा, 20 नंबर का सवाल छूट जाएगा, वो हरकत नहीं करनी आपने। जी, एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे के दिल में कोई सवाल? अच्छा जी, हम रिकैप लेते हैं, जरा रिवीजन करते हैं अपनी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पे मटेरियल वेस्टेज की चेंजेस से क्या असरात आते हैं। मैंने इस सारे कॉन्सेप्ट को एक बेसिक फार्मूला में आपको समराइज करके सिखाया था। हमने बात सीखी है कि कॉस्ट पर यूनिट जो भी होती है वो हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे बेस करती है, हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे बेस करती है। ग्रॉस क्वांटिटी ही बेसिकली आपकी इनपुट क्वांटिटी होती है, ठीक है। आप मशीन में जो क्वांटिटी फीड कर रहे हैं, इनपुट जो कर रहे हैं, वो आपकी ग्रॉस क्वांटिटी ही होती है। कॉस्ट आपकी हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे बेस करती है। और अगर आपकी वेस्टेज किसी वजह से बदल रही है तो वेस्टेज बदलने का मतलब, अब आप चूंकि वेस्ट कम होगा तो आपको मटेरियल कम डालने की जरूरत है। पहले आप 100 डालते थे, 100 में से 5% आपका वेस्ट होता था, आपकी फिनिश प्रोडक्ट में 95 जाता था। अगर अब आपको कहा जा रहा है कि मैं चले इसको परसेंटेज से हट के मैं इसको केजीज में ले जाता हूं, आपको 100 केजी फीड करते थे और 5 केजी वेस्ट होता था,
इसका मतलब 95 kg आपकी आउटपुट होती थी। अब आपको कहा जाता है कि भैया अब आपका वेस्टेज जो होगा ना वो 2 kg होगा। अगर आपका वेस्टेज 2 kg होगा तो भाई फिनिश गुड में तो 95 ही जाना है ना, तो मशीन में डालना कितना है? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले हमारी कॉस्ट पर यूनिट में 100 kg इस्तेमाल हो रहा था, अब कॉस्ट पर यूनिट में 97 kg इस्तेमाल होगा। पहले हम 100 kg मशीन में डालते थे तो हमारी प्रोडक्ट बनती थी, अब मशीन में 97 kg डालेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी। मैंने परसेंटेज से निकाल के केजीज की टर्म में आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, और जब ये हमें बात परसेंटेज की टर्म में की जाती है तो दिस इज द फार्मूला। हमें रिवाइज्ड इनपुट क्वांटिटी अगर चाहिए तो हम करंट इनपुट क्वांटिटी माइनस करंट वेस्टेज ओवर 1 माइनस रिवाइज्ड वेस्टेज, हम इस फार्मूला की मदद से अपनी रिवाइज इनपुट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं, और रिवाइज क्वांटिटी पे हम इनटू रेट कर दें तो हमारी रिवाइज कॉस्ट आ जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम अगर फार्मूलाज की मदद से हल करना चाहें इसी कॉन्सेप्ट को हम अगर फार्मूलाज की मदद से हल करना चाहें तो मुझे क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल ये इंफॉर्मेशन कोई ऐसे दी जाए, अगर मुझे क्वेश्चन परसेंटेज की मदद से अगर दी जाए तो हम परसेंटेज की मदद से इसको कैसे हल करेंगे? मुझे कहा जाए भी हमारी वेस्टेज करंटली 5% है और रिवाइज वेस्टेज हमारी 2.1% होने वाली है। अगर मुझे डाटा ऐसे दिया जाए कि रिवाइज वेस्टेज हमारी 2.1% होने वाली है, तो बताइए अब हमारी कॉस्ट पर यूनिट के लिए कितने केजी इस्तेमाल होने चाहिए? तो ये कैलकुलेशन आपको इसी तरह बता रही है कि भाई हमारी करंट इनपुट क्वांटिटी है 100 केजी, 1 माइनस करंट वेस्टेज 5% है, 5% लिख लीजिए, 0.05 कर लीजिए, डिवाइडेड विद 1 माइनस रिवाइज वेस्टेज 2.1% कर लीजिए। तो देखिए यहां से आप रिवाइज क्वांटिटी क्या आती है आपकी 97.03 kg लीजिए जी, राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा फर्क है, तो ये वही बात आ गई कि आपको अब 97 kg फीड करनी है। पहले आप 100 kg डालते थे तो प्रोडक्ट बनती थी, अगर वेस्टेज कम हो गई है तो आपको अब कितने केजी मशीन में डालने हैं तो आपकी प्रोडक्ट बनेगी। पहले आपकी कॉस्ट दिस क्वांटिटी इनटू रेट था, अब आपकी कॉस्ट दिस क्वांटिटी इनटू रेट आएगा। और ये फार्मूला आपका ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई भी बात का हमें करना पड़ सकता है। हमें ग्रॉस की जगह हो सकता है क्वेश्चन में नेट क्वांटिटी दी जाए, तो जब हम ग्रॉस इंटू 1 माइनस करंट वेस्टेज करते हैं तो हमारी करंट नेट क्वांटिटी तो आ रही है, ठीक है ना। ये हमारी कैलकुलेशन जो है ये हमारी करंट नेट क्वांटिटी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एग्जाम में कभी हमें करंट ग्रॉस क्वांटिटी दी जाएगी, वेस्टेज में चेंज करके मटेरियल कॉस्ट निकालो ये कहा जाएगा, या कभी हमें करंट नेट क्वांटिटी दी जाएगी और हमें वेस्टेज में चेंज करके हमें कहा जाएगा कि बताइए रिवाइज कॉस्ट या क्वांटिटी क्या है। तो इन दोनों में से डिपेंडिंग अपॉन द डाटा कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन दो मैंने फॉर्मेट आपके सामने रख दिए ताकि आपको ये याद रहे। अब ये 4 कैलकुलेशंस हैं, ये 4 कैलकुलेशंस आपको परफॉर्म करनी है। फार्मूलाज आपने अगर नोट कर ली हैं तो वही फार्मूलाज को फॉलो करते हुए ये 4 कैलकुलेशंस आप मुझे करके दिखाइए जरा। हमें करंट रॉ मटेरियल कॉस्ट दी गई है और उसके बाद हमें 4 सिनेरियोज बताए गए हैं जिनमें वेस्टेज में प्लस या माइनस, वेस्टेज में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, उसके हिसाब से हमें रिवाइज्ड कॉस्ट मेजर करनी है। यहां पे कुछ सवालों में प्राइस भी रिवाइज हो रही है, तो हमारी रिवाइज्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू रिवाइज्ड इनपुट या ग्रॉस क्वांटिटी पर यूनिट इनटू रिवाइज्ड प्राइस ऑफ मटेरियल। ये हमारा रहेगा मेन प्लान जिसके तहत हम सारी एक्टिविटीज हल करेंगे। हमारी करंट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 8 केजी पे है, तो ये हमारी करंट ग्रॉस क्वांटिटी है, ये हमारी करंट ग्रॉस क्वांटिटी है, क्योंकि कॉस्ट हमेशा
जब के कॉस्ट का वर्ड यहां पे आ गया तो इसका मतलब ये ग्रॉस क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी वेस्टेज करंट 10% है, रिवाइज होकर चली जाएगी 8% पे। तो रिवाइज इनपुट हम निकालेंगे 10 kg इंटू 1 माइनस करंट वेस्टेज डिवाइडेड विद 1 माइनस रिवाइज वेस्टेज। ये हमारी रिवाइज क्वांटिटी आ गई। और रेट क्या है जी? 7.5% का इजाफा। पहले हमारा रेट था 10 रुपए का, अब 7.5% का इजाफा आ जाएगा। लीजिए जी, ये हमारा केस नंबर 1, रिवाइज क्वांटिटी इंटू रिवाइज रेट, रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट आ गई। सॉरी 8 kg, माय मिस्टेक, ये 8 kg है, दिस इज 8 kg। 8 kg हमारी करंट ग्रॉस क्वांटिटी है, 1 माइनस 10% करंट वेस्टेज और 1 माइनस रिवाइज्ड 8% वेस्टेज। फार्मूला जो आपको सिखाया गया था 84.3 पर यूनिट, ये हमारी 84.13, ये हमारी रिवाइज्ड मटेरियल कॉस्ट आ गई। केस नंबर 2, रॉ मटेरियल वेस्टेज 10% से 12.5 पे चलेगी और प्राइस जो है 8% से कम होगी। वेस्टेज बदली है तो पहले रिवाइज क्वांटिटी देख लें। हमारी करंट ग्रॉस क्वांटिटी 8, करंट वेस्टेज 10%, रिवाइज वेस्टेज 12.5%। ये जी हमारी क्वांटिटी रिवाइज होके आ गई। और प्राइस के बारे में कह रहे जी, प्राइस में 8% की कमी होगी। तो प्राइस जो 10 रुपए पर केजी है, 8% कमी का मतलब 0.92 या 92%, एक ही बात है। लीजिए ये दूसरा केस हो गया 75.27, 75.7, ये जी हमारी दूसरा केस आ गया। तीसरा केस, रॉ मटेरियल वेस्टेज 15%, करंट 15% है, वहां से कम होकर 5% पे आ जाएगी और प्राइस पर केजी में 9.5% की कमी आएगी। करंट वेस्टेज हमारी 15% है, तो जनाब करंट क्वांटिटी इंटू 1 माइनस करंट वेस्टेज डिवाइडेड विद 1 माइनस रिवाइज वेस्टेज। रिवाइज वेस्टेज हमारी 5% पे है, तो 1 माइनस 0.05, ये रिवाइज क्वांटिटी बन गई। मल्टीप्लाइड विद द प्राइस, पुरानी प्राइस तो हमारी 10 रुपए थी, अब क्या होगा? प्राइस में कमी हो रही है, तो 10 रुपए इंटू 90.5%। परसेंटेज में ऐसे लिखो या ऐसे फ्रैक्शन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 64.78 रुपीज। दिस इज आवर थर्ड केस। फोर्थ केस, करंट वेस्टेज 5 है, 5 से 15 पे चली जाएगी। तो करंट वेस्टेज हमारी 8 kg में अगर 5% है तो 1 माइनस करंट वेस्टेज, और 15% पे जा रही है तो 1 माइनस रिवाइज वेस्टेज। ये हमारी रिवाइज क्वांटिटी बन गई, ये हमारी रिवाइज क्वांटिटी बन गई। और रिवाइज क्वांटिटी इंटू रिवाइज रेट, रेट क्या है? 5.5% का इजाफा, तो रुपीज 10 इंटू 105.5%। लीजिए जी, यहां से हमारी रिवाइज कॉस्ट आ जाती है 94.33। लीजिए जी, मटेरियल वेस्टेज में अगर चेंज हो तो उसका इंपैक्ट हमारी क्वांटिटी पे क्या है, उसका इंपैक्ट हमारी कॉस्ट पे क्या है, हाउ टू मेजर दैट। हमारे डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के सवालों में, सीवीपी के सवालों में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सवालों में ये टेक्निक टेस्ट होती है। सो ये स्किल आपकी डिफरेंट टॉपिक्स में टेस्ट होगी। उसके लिए मैंने एक समराइज वे में एक्टिविटी के थ्रू ये आपको चीज फार्मूलाज की मदद से एक्सप्लेन कर दी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी सी एक्टिविटी लेबर की है और फिर हम चैप्टर 1 और 7 का रीकैप लेंगे। तो कल का टारगेट हमारा इंशाअल्लाह 1 और 7 का रीकैप है इसके साथ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।